दोस्तों नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे replication of DNA in eukaryotic cell. In earlier video we have discussed the replication in prokaryotic cell. Somewhat differences are here in both the prokaryotic replication and the eukaryotic replication. What they are ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें, यूकैरियोटिक सेल में दो चैम्बर होते हैं, डबल चैम्बर्ड सेल होती है। फर्स्ट चैम्बर जो होता है वो डिफरेंशिएट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस जो है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप होता है जिसमें सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो भी पोर्शन है यूकैरियोटिक सेल में वो प्रोटोप्लाज्म होता है। अब बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो जो ह्यूमन सेल्स हैं ये सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेल साइकिल की एस फेज के अंदर होता है। कौन सी फेज में होता है? एस फेज के अंदर। तो ये मैंने क्यों बताया आपको? ये मैंने इसलिए बताया कि कई लोग डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में कंफ्यूज होते रहते हैं। देखिए, रेप्लिकेशन के अंदर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म इनका कोई लेना देना नहीं है, ये सेल साइकिल के अंदर होता है। सेल साइकिल की एस फेज होती है, उसमें ये न्यूक्लियस में ही डिवाइड होता रहता है। तो दोस्तों जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर रेप्लिकेशन समझने से पहले हमें यूकैरियोटिक सेल के डीएनए का मॉडल समझना जरूरी है। जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर क्या होता है, जो डीएनए होता है विच इज टाइटली बाउंड टू हिस्टोन्स। व्हाई? बिकॉज डीएनए इज ऑफ एसिडिक नेचर। टू न्यूट्रलाइज इट्स पीएच द बेसिक प्रोटीन हिस्टोन आर हियर. This histone protein is tightly bound to DNA to neutralize it because this is of basic nature and this DNA is of acidic nature. This makes a unit which is called nucleosome model. ये nucleosome model क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। फाइनली न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोसोम मॉडल होता है। When there is replication in eukaryotic cell, during replication this chromosome will be relaxed. जब क्रोमोसोम रिलैक्स हो जाता है तब लूज न्यूक्लियोसोम से डीएनए और हिस्टोन दोनों अलग हो जाती है। डीएनए और हिस्टोन दोनों अलग हो जाते हैं। जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो उसका जो एक स्ट्रैंड होता है उसके अंदर पैरेंटल हिस्टोन प्रोटीन होती है, और जो दूसरा डीएनए होता है इसके अंदर न्यूली सिंथेसाइज्ड हिस्टोन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है? न्यूली सिंथेसाइज्ड हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि जो ये हिस्टोन प्रोटीन है ये पेरेंटल डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड के अंदर एक डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर पेरेंटल हिस्टोन होती है और दूसरे डीएनए स्ट्रैंड के अंदर न्यूली सिंथेसाइज्ड हिस्टोन होती है। तो दोस्तों जो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन है इसके अंदर बेसिकली आपको तीन चीज याद रखनी है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, तीन चीज याद रखनी है जो इसको डिफरेंशिएट करती है प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन से। कौन कौन सी है? सबसे पहली चीज तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी डिस्कस की थी, मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मल्टीपल origins of replication। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों बायोलॉजी सारी की सारी एंजाइम पर डिपेंड है। तो दूसरी जो चीज है वो है एंजाइम्स। जो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन है इसके अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल से डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि ये 5 टाइप का होता है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और
एप्सिलॉन। एंजाइम्स डीएनए पॉलीमरेज 5 टाइप का होता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, हमें डिस्कस करेंगे क्या क्या होते हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको अभी बताई, न्यूक्लियोसोम। तो दोस्तों जो तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है न्यूक्लियोसोम मॉडल। ये 3 चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ये तीनों चीज डिफरेंशिएट करती हैं यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन को प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन से। क्योंकि दोस्तों प्राय ये देखा जाता है, ऑफनली हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो रेप्लिकेशन है वो जनरली कहीं ना कहीं हमें अच्छे से डिस्कस्ड मिल जाता है, लेकिन जो ये यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन है इसको बहुत से लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। तो आज हम इन तीनों के डिफरेंस हम देखेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स में जो स्पेसिफिक एंजाइम होता है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। दैट डीएनए पॉलीमरेज इज ऑफ 5 टाइप्स, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। तो व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ दीज एंजाइम्स? You should be remember in your mind to understand the further process. अल्फा, ये अल्फा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर को सिंथेसिस करने में काम में आता है। बीटा, ये डीएनए रिपेयर करता है, कहीं भी जो न्यूक्लियोटाइड्स की टूट फूट होती है या कोई भी मिसमैच होता है उसको ये रिपेयर करता है, डीएनए पॉलीमरेज बीटा। बट यू रिमेंबर दैट ये प्रूफ रीडिंग नहीं करता है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है वो डेल्टा के अंदर होती है। नेक्स्ट है गामा। गामा जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रेप्लिकेशन में काम आता है। क्योंकि आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स है यूकैरियोटिक सेल में, इसमें से एक जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होता है, इसका खुद का डीएनए होता है। तो इस डीएनए को भी रेप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें काम होता है डीएनए पॉलीमरेज गामा। उसके बाद हम बात करते हैं डेल्टा की। तो दोस्तों ये जो दोनों है डेल्टा और एप्सिलॉन, ये दोनों की दोनों जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। तो जो लीडिंग स्ट्रैंड पे डीएनए का प्रोलोंगेशन करवाता है, डीएनए का सिंथेसिस करवाता है। आरएनए प्राइमर अलग चीज है, यहाँ मैं डीएनए सिंथेसिस की बात कर रहा हूँ। सपोज ये स्ट्रैंड है तो ये आरएनए प्राइमर आएगा, तो ये डीएनए इलोंगेट होगा। तो ये जो इलोंगेशन में हेल्प करता है ये करता है लीडिंग स्ट्रैंड पे डेल्टा। और अगर हम बात करें एप्सिलॉन की, तो लैगिंग स्ट्रैंड जिसपे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, उन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स पे ये एप्सिलॉन काम आता है। दोस्तों याद रखना ये 5 एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यूकैरियोटिक डिफरेंस के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट एंजाइम है डीएनए टोपोआइसोमरेज। दोस्तों जो डीएनए टोपोआइसोमरेज है इसको डीएनए गाइरेज के नाम से भी जाना जाता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल ये डीएनए टोपोआइसोमरेज के नाम से जाना जाता है। इसका सिग्निफिकेंस मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और वापस बता रहा हूँ। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो उस सेल के रेप्लिकेशन को रोकने के लिए है, जिस दोनों में रोकने के लिए। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जब कोई भी मेडिसिन या कोई भी ऐसी ड्रग हम काम में लेते हैं तो उसको बोलते हैं एंटीबैक्टीरियल एक्शन, जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स बोलते हैं उसको। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोटिक के अंदर, तो यूकैरियोटिक के अंदर इस एंजाइम को इनहिबिट जो करती है वो बेसिकली एंटी कैंसर ड्रग्स करती है। इसका काम मैंने आपको बता ही दिया था, ये सुपर कोइलिंग को रोकता है। इट इनहिबिट्स द सुपर कोइलिंग ऑफ द डीएनए ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। अगर सुपर कोइलिंग हो गई तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। इसलिए वो ड्रग्स जो इस एंजाइम को रोकती हैं, तो ये एंजाइम ही जब इनहिबिट हो जाएगा तो सुपर कोइलिंग हो जाएगी और डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा प्रॉपर। तो ऑटोमेटिकली सेल का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रुक जाएगा। तो ये है डीएनए टोपोआइसोमरेज। दोस्तों डीएनए पॉलीमरेज
एंजाइम प्लस डीएनए टोपोआइसोमरेज, और इसके अतिरिक्त एक और एंजाइम जो कि मॉलिक्यूलर गम्स होते हैं, लास्ट में डीएनए स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो कजाकी फ्रैगमेंट्स उनको चिपकाने का काम करते हैं। तो ये 3 टाइप के एंजाइम है बेसिकली, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज 5 टाइप का होता है, और यही डिफरेंस क्रिएट करता है यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में। तो दोस्तों जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं यूकैरियोटिक के अंदर, वो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं पैरेंटल, एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड और एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड एज इन प्रोकैरियोट। लेकिन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन थोड़ा डिफरेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए रेप्लिकेशन के कंपैरेटिवली। जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है उसमें थोड़ी ये सिंपल प्रोसेस होती है कंपेयर टू लैगिंग स्ट्रैंड। दूसरा, एज इन प्रोकैरियोट इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस रेप्लिकेशन प्रोसेस। तीसरी अगर हम बात करें तो इसमें स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन में एब्सेंट होते हैं। जैसे पीसीएन है, पीसीएनए जो है ये प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन, ये एक मॉलिक्यूल होता है जो एंटीजन की फॉर्म में रिकॉग्नाइज होता है, प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। दूसरा होता है रेप्लिकेशन फैक्टर सी, ये दोस्तों दोनों याद रखना, रेप्लिकेशन फैक्टर सी ये क्या करते हैं, ये सपोज ये स्ट्रैंड है तो इस पे एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, एक रिंग बनाते हैं। सपोज करो ये प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन है और ये रेप्लिकेशन फैक्टर सी है, ये दोनों मिलके एक रिंग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस रिंग को ही डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा रिकॉग्नाइज करता है। कौन सा? यहाँ पे आके डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा बाइंड हो जाता है इस पे, और यहाँ से फिर आगे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है लीडिंग स्ट्रैंड पे। बट इन केस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, दोस्तों लैगिंग स्ट्रैंड जो है ये थोड़ा सा लीडिंग स्ट्रैंड से कॉम्प्लेक्स रेप्लिकेशन होता है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तीसरी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि प्रोकैरियोट में भी होती है लैगिंग स्ट्रैंड की, वो है ये डिसकंटिन्यू प्रोसेस है। ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पेशल मॉलिक्यूल। ये जो स्पेशल मॉलिक्यूल है ये ही इसको कॉम्प्लेक्स बनाता है लैगिंग स्ट्रैंड को। तो दोस्तों हम डिस्कस करेंगे स्पेशल मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं स्पेशल मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन एट लैगिंग स्ट्रैंड। Earlier we have discussed about leading strand, now it is lagging strand. वापस वही रिंग, ये सपोज करो लैगिंग स्ट्रैंड है तो यहाँ पे प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन प्लस रेप्लिकेशन फैक्टर सी, ये रेप्लिकेशन फैक्टर सी और ये पीसीएनए, ये दोनों की दोनों रिंग बनाती हैं और इस रिंग पे डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, वहां पे कौन सा था? डेल्टा, यहाँ क्या है? एप्सिलॉन। ये क्या करता है? ये डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की प्रोलोंगेशन करवाता है। डीएनए स्ट्रैंड जो है लैगिंग स्ट्रैंड उसके ऊपर प्रोलोंगेशन करवाता है बाय द बाइंडिंग विद दिस रिंग। प्लस इसकी एक और एक्टिविटी होती है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन की होती है, प्लस ये प्रोलोंगेशन करवाता है। दूसरा था रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। रेप्लिकेशन प्रोटीन ए भी इन्वॉल्व होती है एज ए स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इन लैगिंग स्ट्रैंड रेप्लिकेशन। तीसरा क्या है? यहाँ पे एक पेयर ऑफ एंजाइम्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड टू रिमूव द आरएनए प्राइमर। जो लैगिंग स्ट्रैंड पे आरएनए प्राइमर होता है उसको लास्ट में रिमूव कर दिया जाता है। वो ये दो पेयर ऑफ एंजाइम्स हैं, RNase H एंड FEN फर्स्ट। FEN का मीनिंग है फ्लैप एंडोन्यूक्लियस, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस।
ये पेयर ऑफ एंजाइम होता है जो कि इन्वॉल्व होता है डीएनए रेप्लिकेशन एट लैगिंग स्ट्रैंड। तो दोस्तों ये जो है ये ही मेजर डिफरेंस हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बीच में, जो कि हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं डायग्रामेटिक, हाउ टू अंडरस्टैंड डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट बाय द डायग्राम। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे डायग्रामेटिकली लैगिंग स्ट्रैंड पे कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आरपीए लैगिंग स्ट्रैंड पे आके बाइंड होती है और ये प्रीवियसली ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है जो पहले से बने हुए हैं, जो कि डीएनए स्ट्रैंड जब एक्सपोज होने से पहले ओपन होता है उस टाइम पे ये प्रीवियसली बन जाते हैं कुछ, और उसके बाद यहाँ आरएनए प्राइमर आगे इसको चलवाता रहता है। उसके बाद ये यहाँ पे आरएनए प्राइमर और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा कॉम्प्लेक्स जो मैंने आपको पहले बताया था, जैसे ये रिंग बनी थी पीसीएनए प्लस आरएफसी रेप्लिकेशन फैक्टर सी, और इसके साथ यहाँ पे ये आगे दोनों साइड से ही इसका इलोंगेशन हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे ये प्रीवियसली फॉर्म्ड है जो कि स्ट्रैंड ओपन होता है तब, और यहाँ पे यहाँ से रेप्लिकेशन चल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम होता है वो डीएनए स्ट्रैंड को ओपन कर देता है, लेकिन एक्सपोज नहीं कर पाता है लैगिंग स्ट्रैंड को। तो लैगिंग स्ट्रैंड को एक्सपोज करने के लिए ही ये आरपीए आती है। उसके बाद ये रेप्लिकेशन बढ़ता रहता है। पॉलीमरेज डेल्टा, ये इन केस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड के लिए यहाँ पे एक डायग्राम में इन्होंने कर दिया है कवर। उसके बाद ये आगे प्रोसेस चलती रहती है, लास्ट में ये डीएनए लाइगेज आके बाइंड कर देता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें यहाँ पे वापस से कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बढ़ रहा है ये रेप्लिकेशन। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं दोस्तों डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया आपको तो हम आगे भी और टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।